नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक घूंट पानी में, अपनी पसंदीदा किताब में और एक खूबसूरत से नज़ारे में आखिर कॉमन क्या है? आज हम एक कहानी के जरिए संसाधनों की दुनिया को समझने वाले हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दो बहुत ही जिज्ञासु बच्चों के साथ उनकी खोज की एक यात्रा पर। तो हमारी कहानी शुरू होती है मोना और राजू से। दोनों अपनी माँ अम्मा की घर के कामों में मदद कर रहे हैं जब अचानक उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल आता है। जब वो अपने आसपास कपड़े, किताबें और खाने की चीजें देखते हैं तो मोना कहती है कि ये सारी चीजें कितनी यूज़फुल हैं, है ना? लेकिन राजू अपनी माँ से एक ज्यादा गहरा सवाल पूछता है और बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो अम्मा उन्हें एक बहुत ही सीधी-सादी लेकिन बहुत पावरफुल डेफिनेशन देती हैं, जो हमारी समझ की नींव बनती है। वो कहती हैं, कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो एक संसाधन है। सिंपल। मतलब पॉइंट ये है कि किसी भी चीज़ की उपयोगिता या उसकी यूजेबिलिटी ही उसे एक संसाधन बनाती है। अगर किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल है, कोई पर्पस है, तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल बन जाती है। लेकिन देखिए, वैल्यू का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि धातुएं जिन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ का सौंदर्यात्मक मूल्य होता है, जैसे कोई खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा। हो सकता है इसकी कोई कीमत ना हो, पर यह हमारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बेहतर बनाता है जो अनमोल हैं। अच्छा, तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए अम्मा बताती हैं कि संसाधनों को हम मोटे तौर पर 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये कैटेगरीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि आखिर ये संसाधन आते कहाँ से हैं। एक, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे हवा पानी, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक। दूसरे, जो इंसान अपनी सूझबूझ से बनाता है, जैसे पुल और सड़कें, वो हुए मानव निर्मित। और तीसरे, खुद इंसान, जो कि मानव संसाधन हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, मतलब जो जल्दी से दोबारा बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। और दूसरे हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। एक बार ये खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं, अगर वो कभी बने तो। और ये बात बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे हम नेचर के कच्चे माल को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलते हैं। हम पुल बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी, जो खुद एक मानव निर्मित संसाधन है। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी, सबसे क्रिटिकल कैटेगरी की तरफ ले जाता है। आखिर वो कौन सा एक संसाधन है जो बाकी सभी को मुमकिन बनाता है? जरा एक पल के लिए सोचिए, ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संसाधन क्या हो सकता है? इसका जवाब है हम खुद, इंसान, अपने ज्ञान से, अपने हुनर से और अपनी क्रिएटिविटी से सबसे बड़ा संसाधन है। तो असली बात यह है कि हर इंसान की सोचने और कुछ नया बनाने की जो क्षमता है, वो दुनिया के लिए एक प्राइसलेस रिसोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से हर एक इंसान एक संसाधन है। लेकिन कहानी में अब एक सीरियस मोड़ आता है, जो इस सबक को एक बहुत जरूरी मिशन में बदल देता है। उस रात मोना को एक बहुत ही डरावना सपना आया। उसने एक ऐसी दुनिया देखी जहां सारा पानी सूख चुका था, सारे पेड़ काट दिए गए थे, लोग खाने और छांव के बिना तड़प रहे थे और बस लाचारी में इधर-उधर भटक रहे थे। और यही वो सवाल है जो पूरी कहानी को एक सिंपल लेसन से एक बहुत बड़ी वार्निंग में बदल देता है। वो अपनी माँ से पूछती है, अम्मा, क्या ये सच में हो सकता है? और उसकी माँ उसके सबसे बुरे डर को सच बताती हैं। हाँ, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी लापरवाही से करते रहे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, तो ये डरावना सपना हकीकत बन सकता है। ये सुनकर राजू वो सवाल पूछता है जो सबसे जरूरी है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? और यहीं से हमारा असली काम शुरू होता है। अम्मा इसका सलूशन बताती हैं
एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब है संसाधनों का इस्तेमाल इतनी सावधानी से करना कि ना सिर्फ हमारी आज की ज़रूरतें पूरी हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो इस पर एक्शन भी लेते हैं। वो और उनके दोस्त पुराने अखबारों और बांस की डंडियों से खरीदारी के लिए थैले बनाना शुरू कर देते हैं और पानी और बिजली बचाने का पक्का वादा करते हैं। और ये हमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ ले जाता है, जो एक तरह से हमारे प्लैनेट के लिए हमारा प्रॉमिस है। पहला, कि हम जीवन के हर रूप का सम्मान करें और उसकी देखभाल करें। दूसरा, पृथ्वी की ताकत और उसकी डायवर्सिटी को बचाएं। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम खत्म करें। और चौथा, पर्यावरण के प्रति अपने पर्सनल एटीट्यूड और आदतों को बदलें। हम सब इसमें अपना अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी खपत को कम करके, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करके और मटेरियल्स को रिसाइकिल करके। इनमें से हर छोटा कदम एक बड़ा फर्क लाता है, क्योंकि इस प्लैनेट पर सारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहानी का अंत हम सबको एक बड़ी जिम्मेदारी देकर होता है। अब ये सवाल सिर्फ मोना और राजू के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। हम अपने इन कीमती संसाधनों को बचाने में अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? इसमें हम सबका योगदान क्या होगा? पिछली बार हमने ये जाना था कि हमारे आसपास की कोई भी चीज़ एक संसाधन आखिर बनती कैसे है। आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और संसाधनों के 3 मुख्य प्रकारों की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे: प्राकृतिक, मानव निर्मित और हाँ, वो एक जो इन सबको मुमकिन बनाता है। तो आज के हमारे सफ़र का नक्शा कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम उस चिंगारी को समझेंगे जो किसी भी मामूली चीज़ को एक कीमती संसाधन में बदल देती है। फिर हम प्रकृति के दिए हुए तोहफों, इंसानी हाथों के कमाल और आखिर में उस सबसे ताकतवर संसाधन की बात करेंगे जिसके बिना सच में कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी पत्थर के टुकड़े को या फिर यूं ही बहती हुई नदी को एक संसाधन बना देती है? इसका जवाब ना 2 चीज़ों में छुपा हुआ है, और इन दोनों में ही हमारे चारों ओर की दुनिया को बदलने की गजब की ताकत है। वो 2 जादुई चीज़ें हैं, समय और प्रौद्योगिकी। सोचिए, दादी नानी के घरेलू नुस्खे सदियों से बस एक परंपरा थे, है ना? लेकिन समय के साथ जब उन्हें पेटेंट कराया गया तो वही नुस्खे करोड़ों का बिजनेस बन गए। ठीक वैसे ही नदियां तो हजारों साल से बह रही थी, लेकिन जब हमने टरबाइन बनाने की टेक्नोलॉजी सीखी तो वही बहता हुआ पानी हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली बन गया। मतलब ये दोनों ही चीजें इंसान की जरूरतों और उसके दिमाग से जुड़ी हैं। और यही बात हमें इस पूरे सफर के सबसे बड़े सच पर ले आती है। देखिए, सोना, कोयला या पानी, इनमें से कोई भी चीज अपने आप में एक संसाधन नहीं है। असली और सबसे कीमती संसाधन तो हम इंसान खुद हैं। ये हमारे आइडियाज, हमारा ज्ञान और कुछ नया खोजने की हमारी चाह ही है जो पत्थर को इमारत और पानी को बिजली में बदल देती है। तो चलिए अब अपनी पहली और सबसे बुनियादी कैटेगरी से शुरू करते हैं। ये वो संसाधन हैं जो हमें सीधे प्रकृति से, मतलब नेचर से मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों की। इनकी परिभाषा ना बहुत ही सीधी और सरल है। ये वो चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं और हम उनमें ज्यादा बदलाव किए बिना ही उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्रकृति के दिए हुए वो अनमोल तोहफे हैं जिनकी हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। एक पल के लिए बस सोचिए, हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं? हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, मिट्टी जिसमें हमारा अनाज उगता है, और जमीन के नीचे दबे हुए खनिज। ये सब के सब प्राकृतिक संसाधनों के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये सब मिलकर वो खूबसूरत दुनिया बनाते हैं जहां से हमारे सभी बुनियादी संसाधन आते हैं। सच कहें तो यही हमारी पृथ्वी की असली नींव है। लेकिन एक मिनट, सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे नहीं होते, और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है नवीकरणीय संसाधन, जैसे सूरज की रोशनी या हवा,
जो या तो कभी खत्म नहीं होते या फिर बहुत जल्दी दोबारा बन जाते हैं। और दूसरी तरफ है अनविकरणीय संसाधन, जैसे कोयला या पेट्रोल, जिनका स्टॉक लिमिटेड है और अगर वो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब इंसान प्रकृति के इन तोहफों पर अपना दिमाग और अपना हुनर लगाता है, तो जन्म होता है हमारी दूसरी कैटेगरी का, मानव निर्मित संसाधन। जरा सोचिए, जमीन से निकला लौह अयस्क का पत्थर अपने आप में शायद ज्यादा काम का ना हो, लेकिन जब इंसान ने उसे पिघलाकर लोहा बनाना सीखा तो उसी पत्थर से बड़े बड़े पुल, गाड़ियां और गगनचुंबी इमारतें बनने लगी। बस यही है मानव निर्मित संसाधन। जब हम प्रकृति से मिली चीज का रूप बदलकर उसे कुछ नया और उपयोगी बना देते हैं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो इन मानव निर्मित संसाधनों से ही तो बनी है। हमारे घर, सड़कें, हमारे पुल और यहाँ तक कि वो टेक्नोलॉजी भी जिसका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं, ये सब इसी की मिसालें हैं। बच्चों का इस तरह मिलकर कुछ बनाना, ये तस्वीर असल में उसी निर्माण की भावना को दिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत का इस्तेमाल करके मामूली चीजों से कुछ नया और काम का बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम बड़े पैमाने पर संसाधन बनाते हैं। तो अब आते हैं हमारी अंतिम और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी पर। इसके लिए हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे बदलाव और निर्माण के पीछे असली ताकत किसकी है? वो कौन सी चिंगारी है जो मिट्टी को घर में और रेत को कंप्यूटर चिप में बदल देती है? और जवाब बहुत ही सरल है। हम, यानी इंसान। हमारी सोचने की शक्ति, हमारे काम करने की क्षमता और हमारी संख्या, यही वो सबसे बड़ा संसाधन है जो बाकी सभी संसाधनों को जन्म देता है। लेकिन एक इंसान एक संसाधन बनता कैसे है? जवाब है शिक्षा, स्वास्थ्य और हुनर के जरिए। एक अनपढ़ और बीमार व्यक्ति शायद समाज के लिए ज्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन एक पढ़ा लिखा और स्वस्थ व्यक्ति नए नए आविष्कार कर सकता है, नई तकनीक बना सकता है। इसीलिए लोगों के ज्ञान और कौशल में सुधार करना ही उन्हें एक मूल्यवान संसाधन बनाता है। और यही वजह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च कोई लागत नहीं, बल्कि एक निवेश है। ये हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी हम इंसानों पर किया गया निवेश है, जो भविष्य में हमें कई गुना ज्यादा लौटाएगा। तो अब हम इन तीनों तरह के संसाधनों को अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हमें एक मुश्किल मगर बहुत जरूरी सवाल का सामना करना है। क्या होगा अगर हम इन संसाधनों का इस्तेमाल इसी तरह लापरवाही से करते रहें? ये चिंता एक बुरे सपने जैसी है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। एक ऐसी दुनिया जहां पानी सूख चुका है, पेड़ कट चुके हैं और हर तरफ बस बंजर जमीन है। ये भविष्य की एक ऐसी चेतावनी है जिससे हम सबको बचना होगा। और ये सिर्फ एक डर नहीं है, चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो सूरज और हवा जैसे नवीकरणीय संसाधन भी हमारे लिए कम पड़ सकते हैं, और कोयला, पेट्रोल जैसे अनवीकरणीय संसाधन तो एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि संसाधनों के प्रकारों को समझना ही उन्हें बचाने की तरफ हमारा पहला कदम है। लेकिन हमें ये संतुलन बनाना कैसे है? इसका जवाब हम अपनी इस श्रृंखला के अगले और अंतिम भाग में खोजेंगे, जहां हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। तो हमारे साथ बने रहिएगा। सोचिए, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, पर क्या हर चीज एक संसाधन होती है? और अगर नहीं, तो कोई चीज संसाधन बनती कब है? आज हम इसी बुनियादी से सवाल की पड़ताल करेंगे। चलिए, इस कहानी को एक बिल्कुल आम से दिन से शुरू करते हैं, जैसा हम सबके घरों में होता है। मिलिए मोना, राजू और उनकी अम्मा से। ये तीनों मिलकर घर की साफ सफाई कर रहे हैं। अब घर की साफ सफाई चल रही है तो जाहिर है नजरें इधर उधर जाती हैं। उन्हें क्या दिखता है? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, मतलब वही सब रोजमर्रा की चीजें जो हमारे आपके घरों में भी होती हैं।
और तभी इन सब चीजों को देखते देखते मोना के दिमाग में एक बात आती है। वो कहती है, अरे इन सब चीजों में एक बात तो कॉमन है, ये सब किसी न किसी काम आती हैं। और यहीं से हमारा पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, उपयोगिता। अम्मा ये सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। और जानते हो, इसी वजह से ये इतनी जरूरी हैं। हम इन्हें कहते हैं संसाधन। तो ये रहा हमारा आज का कीवर्ड, संसाधन। अब जैसे ही राजू ये नया शब्द सुनता है, संसाधन, उसके मन में वही सवाल आता है जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। वो अम्मा से पूछता है, अम्मा ये संसाधन होता क्या है? और अम्मा का जवाब देखिए, कितना सीधा और सरल है। वो कहती हैं, कोई भी चीज, कोई भी जिसका इस्तेमाल हमारी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए हो सकता है, बस वही एक संसाधन है। इसका मतलब जो भी चीज काम की है वो एक संसाधन है। चलो इस बारे में थोड़ा और सोचते हैं। जैसे जब प्यास लगती है तो पानी, घर में अंधेरा हो तो बिजली, स्कूल से घर आना हो तो रिक्शा, और पढ़ाई करनी हो तो किताब। ये सब क्या कर रहे हैं? हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और इसीलिए ये सब क्या हुए? संसाधन। लेकिन राजू की जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं होती। अब उसका सवाल और भी गहरा हो जाता है। वो पूछता है, ये तो समझ आ गया, पर कोई चीज संसाधन बनती कैसे है? मतलब अब हम क्या से कैसे पर आ गए हैं? अम्मा का जवाब इस पूरे कॉन्सेप्ट का सेंटर पॉइंट है। वो कहती हैं, चीजें संसाधन तब बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। ये शब्द याद रखिएगा, मूल्य यानी वैल्यू। और अम्मा इस बात को और पक्का करती हैं, सारे के सारे संसाधन मूल्यवान होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई चीज संसाधन है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। ये दोनों बातें हमेशा साथ साथ चलती हैं। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत मजेदार मोड़ है। जैसे ही हम मूल्य या वैल्यू शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, पैसा। पर अम्मा समझाती हैं कि मूल्य का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। देखिए, मूल्य दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है आर्थिक मूल्य, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऐसी धातुएं जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। और दूसरी तरफ है, मान लीजिए एक खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा। उसका भी तो मूल्य है ना? वो हमें जो सुकून और खुशी देता है, वो है उसका सौंदर्य संबंधी मूल्य। तो इसे ऐसे देखिए, एक तरफ वो खूबसूरत नज़ारा है जिसका मूल्य उसकी खूबसूरती में है, हमें अच्छा महसूस कराने में है। और दूसरी तरफ है वो अयस्क या धातु जिसका सीधा सीधा आर्थिक मूल्य है, जिसे बाजार में बेचा जा सकता है। दोनों ही मूल्यवान हैं, बस उनके मूल्य का प्रकार अलग है। तो फिर सबसे जरूरी बात क्या हुई? बात यह हुई कि मूल्य चाहे पैसों में हो या एहसास में, अगर कोई चीज हमारी किसी भी जरूरत को पूरा कर रही है, चाहे वो फैक्ट्री चलाने की जरूरत हो या मन की शांति की, तो वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बस इतनी सी बात है। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या किसी चीज का मूल्य हमेशा एक जैसा रहता है? बिल्कुल नहीं। मूल्य समय के साथ बदल सकता है। इस बात को समझने के लिए चलिए दादी नानी के घरेलू नुस्खों का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई पुराना नुस्खा है। आज उसका इस्तेमाल तो होता है, पर उसका कोई बाजारी मतलब कमर्शियल मूल्य नहीं है। फिर अचानक एक मेडिकल कंपनी आती है, वो उस नुस्खे के अधिकार खरीद लेती है, उसे पेटेंट करा लेती है, और अब वही नुस्खा एक दवा के रूप में दुकानों में बिक रहा है, और अब वो आर्थिक रूप से बहुत मूल्यवान बन गया है। और यहाँ ये जो शब्द आया पेटेंट, ये बहुत जरूरी है। पेटेंट का सीधा सा मतलब है किसी आइडिया या आविष्कार पर मिला एक्सक्लूसिव अधिकार, मतलब उस पर सिर्फ आपका हक है। और इसी पेटेंट की वजह से वो घरेलू नुस्खा एक आर्थिक संसाधन बन गया। तो देखिए हुआ क्या, एक छोटा सा आइडिया और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर एक साधारण से घरेलू नुस्खे को एक कीमती मूल्यवान संसाधन में बदल दिया। इससे ये पता चलता है कि असली ताकत किसी चीज में नहीं, बल्कि समय और इंसानी दिमाग में है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा अपने चारों ओर देखिए और सोचिए,
आज जो चीजें हमें बिल्कुल साधारण लग रही हैं, उनमें से कौन सी चीज कल का सबसे कीमती संसाधन बन सकती है? ये तो इस कहानी का बस पहला हिस्सा है। आगे और भी बहुत कुछ है जानने को।